नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर इस वक्त जो है वो सवाल उठ रहा है और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते वक्त सभी सरकारें सिर्फ अपना हित देखती हैं और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की कोशिश करती है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। अब मामला थोड़ा लंबा है। 2018 से जो कई अलग अलग इस मामले में याचिकाएं पेंडिंग थी उनकी तो सुनवाई हो ही रही थी और जो अरुण गोयल साहब हैं नए चुनाव आयुक्त जिनकी नियुक्ति की गई है वो मामला भी कोर्ट में पहुंचा और 5 जजों की जो संविधान पीठ है उसमें ये सुनवाई चल रही है और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट से इस पर तल्ख टिप्पणियां आती हुई दिखाई दी। कुछ बड़े सवाल यहाँ उठ जाते हैं। कानून का हवाला दिया, ये पूछा गया कि क्यों आज तक इस पर कानून नहीं बनाया गया, जबकि एक इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए हमारा संविधान ये कहता है कि उसकी नियुक्ति का एक तौर तरीका होना चाहिए, कोई एक हिसाब किताब होना चाहिए और एक प्रक्रिया होनी चाहिए जो आज तक सही ढंग से नहीं बनाई गई। इसके अलावा भी कई और बड़े सवाल यहाँ पर उठे हैं। उन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। टीएन सेशन साहब का भी नाम आता है कि उस तरह के चुनाव आयोग की भारत को जरूरत है और ये सब कुछ आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या इसके मायने हैं और क्या आगे चल के इस प्रक्रिया में कोई बदलाव आएगा या सरकारें अपने हिसाब से ही ये काम करती हुई नजर आएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करके कार्यपालिका के काम में दखल दे रहा है? ये पुराना मामला है, न्यायपालिका और सुप्रीम वर्सेस कार्यपालिका। ये तभी सवाल आज के आवाज अड्डा में मुख्य तौर पे होंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कि क्या कुछ हुआ और क्यों आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। चुनावी मौसम में धुआंधार प्रचार के बीच सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सुनवाई कर रहा है। ताजा मामला अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति का है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि अरुण गोयल की नियुक्ति के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, उन्हें एक ही दिन में क्लियरेंस, नोटिफिकेशन और मंजूरी कैसे मिल गई, उनकी नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। कोर्ट ने कहा कि उचित होता अगर कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये नियुक्ति ना होती। दरअसल 1985 बैच के आईएएस अफसर अरुण गोयल ने 18 नवंबर को उद्योग सचिव पद से वीआरएस लिया था। उन्हें 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। उनकी नियुक्ति की फाइल 24 घंटे के अंदर क्लियर कर दी गई। इसके खिलाफ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सवाल उठाए थे। इससे पहले 2018 में भी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर याचिका दायर की गई थी। इनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सरकारों ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया है। नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए सरकारों ने इसे अपने हित में इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसा होना चाहिए जो खुद पर बुलडोजर न चलने दे। चुनाव आयोग में टीएन सेशन जैसे व्यक्ति चाहिए। ऐसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायत मिलने पर एक्शन ले सके। लेकिन सवाल ये है कि इस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा? All that the Supreme Court has said is now lay down a procedure, make it fair, so that we are sure that when a chief election commissioner is appointed, the person appointed is independent and will do his task fairly and with integrity. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का मुद्दा भी उठा। कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का है, लेकिन 2004 के बाद से किसी मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। संविधान के आर्टिकल 324(2) में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का जिक्र है, लेकिन सरकार ने आज तक कानून नहीं बनाया। These are very correct issues which have been raised, and I'm sure that the Supreme Court will lay down proper guidelines regarding appointment of the CEC till a law is framed by the Union Parliament.
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सवाल ये है कि क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पारदर्शी नहीं है? 70 साल बाद भी इसके लिए सरकारों ने कोई कानून क्यों नहीं बनाया? क्या सरकारें चुनाव आयोग में अपनी पसंद के अधिकारी चाहती हैं जो उनके लिए काम कर सके? चुनाव आयोग राजनीतिक दबाव में काम करेगा तो फिर टीएन सेशन की याद आना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मामला किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा या फिर सरकारें चुप्पी साधकर चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव कायम रखेंगी? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएन वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रावत साहब, आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। कोर्ट में मामला, कई तरह के सवाल जवाब, और एक टिप्पणी तो ये भी आई कि जब ये मामला था और हम इसकी सुनवाई कर रहे थे तो उसी दौरान आपको नया चुनाव आयुक्त क्यों चुनना था। खैर ये अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन टीएन शेषन को याद किया गया और कहा गया कि उनके जैसा चुनाव आयुक्त चाहिए। आखिर ऐसा क्या है कि इतने सालों बाद अब फिर से देश के सुप्रीम कोर्ट को टीएन सेशन की याद आ रही है? एक्चुअली माननीय न्यायालय ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है वो उनकी अपनी जानकारी के आधार पर होगा। मैं देख रहा हूं, जब मैं था तब डॉक्टर आरसी गुहा ने इंडिया एट 70 कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर 70 साल आज़ादी के बाद इंडिया किसी बात पर गर्व कर सकता है तो वो गर्व कर सकता है हर बार समय पर फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन डिलीवर करना, और इससे बड़े क्रेडिट की बात इलेक्शन कमीशन के लिए हो नहीं सकती। दूसरी चीज, सारी पॉलिटिकल पार्टीज भले ही चुनाव में कितना भी जद्दोजहद करें, कितना भी एक दूसरे पर कीचड़ उछालें, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आ जाता है तो वो उसे शिरोधार्य करती हैं, और ब्लडलेस ट्रांसफर ऑफ पावर हमारे देश में जिस तरह से सफल हुआ है वो शायद ही किसी अन्य डेमोक्रेसी में वर्ल्ड में देखने को मिलता हो। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग हमेशा से अच्छा काम करता रहा है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2017-18 में इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि भले ही पार्लियामेंट ने संविधान की अपेक्षा के अनुरूप कानून बनाने में बहुत विलंब किया है, 67 साल हो गए अभी तक नहीं बना है, लेकिन हमें यह संतोष है कि अभी तक जितने भी सीईसीज आए हैं उन्होंने सतत रूप से फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन डिलीवर किए हैं। तो इन सब बातों के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए इस पूरी बहस को। जी ठीक है, ये आप कह रहे हैं। वर्मा साहब, फिर ये क्योंकि तल्ख टिप्पणियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, जैसा वो कह रहे हैं कि सभी सरकारें पसंद करती है कि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रखे। आप उनके नियुक्ति के तौर तरीकों पे भी सवाल उठाए हैं। अरुण गोयल साहब की तो फाइल ही मंगवा ली कि आप बताइए कि आपने ऐसा कैसे हुआ कि कल उन्होंने वीआरएस लिया और सब कुछ एक के बाद एक क्लियर होता चला गया। उन्होंने कहा कि ये तो बिजली की गति से हो गया और उनको नियुक्ति मिल गई अगले दिन ही। तो ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रोसेस से आप खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि इसकी एक प्रक्रिया बने, वो चाहते हैं कि उसकी एक जिस कानून बनाने की जो बात कर रहे हैं संविधान का हवाला देके, और भी कई टिप्पणियां आई, प्रधानमंत्री का नाम लेके उदाहरण दिया गया कि अगर मान लीजिए कभी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रधानमंत्री के लिए कोई एक्शन लेना पड़े तो क्या वो ले पाएगा। तो ये बातें उतनी सामान्य नहीं है जितनी शायद हमें लग रही है। वर्मा जी। हेलो। हाँ जी सर, आपसे सवाल। हाँ, अब देखिए, एक 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की इज हियरिंग अ बैच ऑफ पिटिशंस रिकमेंडिंग रिफॉर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उस पिटिशन के अनुसार नीड ऑफ द आवर जो है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन है। पीआईएल में ये भी मुद्दा उठाया गया है कि एपेक्स कोर्ट ऐसी डायरेक्टिव्स इशू करे जिससे कि एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इवॉल्व किया जाए, जिससे कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को चुना जाए, उसकी प्रक्रिया डिफाइन की जाए। पिटीशन में
जो मालूम होता है उससे ये भी जाहिर हो रहा है कि उसमें ये कहा गया कि डिस्पाइट द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 324 सब आर्टिकल 2, नो लॉ हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट सो फार। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए अनक्वालिफाइड लोग जो डिज़र्व नहीं करते हैं वो भी अपॉइंट हो जाते हैं। और ये भी मुद्दा उठाया गया है कि एक सजेशन पिटिशनर्स की तरफ से आया कि जो पैनल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी होना चाहिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और उसके बाद प्रोसेस जो है और इजी हो जाए। अब गवर्नमेंट ने इसमें ऑब्जेक्शंस उठाए हैं कि साहब जो प्रोसेस अभी तक अपनाया जा रहा था वो फेयर एंड इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इंक्लूजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है या किसी भी जुडिशल बॉडी का है, वो वारंटेड इस वजह से नहीं है कि दैट वुड इंक्रोच अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो दैट वुड अमाउंट टू एन ओवर रीच एंड इट वुड इंक्रोच अपॉन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ दीज इलेक्शन कमिश्नर्स, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिफीट करेगा। देयरफॉर अब इन दोनों तरफ की मुद्दे रखे गए हैं, बहस चल रही है। अब इसमें क्या आउटकम निकलता है, क्या होता है, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय द। अब इस तरीके से इधर उधर की बात करने से कोई हल नहीं निकलेगा। तो इस वजह से और दोनों तरफ से अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी अराइज होगा आगे चल के, जो अपेरेंट मालूम होता है कि कोई लॉ नहीं है जिसका कोई वायलेशन हुआ या जिसका कोई उल्लंघन हुआ हो और किसी शख्स की फंडामेंटल राइट्स का भी इंफ्रिंजमेंट नहीं हुआ। तो वेदर any interference is warranted in these petitions or not, this question has also to be dealt with. So since the matter is before the Supreme Court and they are looking into every aspect of the matter, every कि कितना fair है, कितना independent है, that will all have to be seen. और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे directives government को issue किए जाएंगे to frame certain laws which would entail the fairness and independence of the appointment of these members of the election commission. Right. विराग गुप्ता भी हमारे साथ है। विराग जी, तो सरकार भी यही तर्क दे रही है कि ना तो उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया है, ना कोई उन्होंने ऐसा काम किया है जिसको लेकर कुछ ये कहा जा सके कि ये गलत है। पुराने उदाहरण दिए गए हैं कि अक्सर इतनी तेजी से ही होता है। अगर ये अरुण गोयल साहब की नियुक्ति की बात करें सिर्फ, और सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल ये है कि आज तक कानून क्यों नहीं बना। तो क्या टेक्निकली कहीं किसी की कोई गलती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बस टिप्पणियां हैं और फैसला उन्होंने सुरक्षित रख लिया है? देखिए, अच्छे विषय पर एक लचर तरीके से एक पूरी बात पे ये प्रसंग पर देश में बहस चल रही है, जिसका लक्ष्य अच्छा है लेकिन उसमें जो संवैधानिक बिंदु हैं उनका अभाव है। और इस पूरे मामले में 4 तरीके से इस पूरे पहलू को देखने से ज़रूरत है। पहला कि हमारा वैल्यू सिस्टम, क्योंकि कानून से ज़्यादा बड़ा, जैसा बार बार बात आ रही है, टीएन शेषन की बात आ रही है, इसका मतलब कि वैल्यू सिस्टम आज़ादी के बाद लोगों में, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, जज हो या सभी लोग हैं, उनको खूब तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, उसके बावजूद वो यस मैन की तरह क्यों काम करते हैं? तो क्या पद, पैसा और पावर उनके लिए सर्वोपरि है, इसलिए वो यस मैन के तौर पे काम करते हैं? ये पूरे देश में एक वैल्यू सिस्टम का एक संकट है। दूसरा पहलू सियासत है कि जब कानून मंत्री ने एक कॉलेजियम सिस्टम पर, जजों के अपॉइंटमेंट सिस्टम पर उन्होंने सवाल खड़े किए, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए। तो इसको जवाबी सियासत के तौर पर देखा जा सकता है। और दूसरा एक ये भी पहलू है कि चुनाव आयोग में अधिकांशतः नौकरशाहों की भर्ती होती है, तो क्या जुडिशरी भी उसमें अपना हस्तक्षेप चाहती है पूर्व जजों का? ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू संविधान है कि अगर ये व्यवस्था ठीक करनी है तो ये कौन करेगा ठीक?
तो उसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर के तहत यह जिम्मेदारी संसद के पास है। और इसमें अधूरी बात यह है कि इसके बारे में 1991 में ऑलरेडी एक कानून बना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर के लिए। अब उसमें दो बातें हैं, एक बात एक जगह आईएएस का जिक्र है, दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के लिए जो कानून बना है 1958 का, उसका जिक्र है। इसके लिहाज से आज भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो पावर्स हैं, जो रोल्स हैं, रिमूवल है, क्या उसके साथ दूसरे जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी इक्विटी है या नहीं है। तो ये एक तीसरी बात है। और चौथी सबसे बड़ी बात है जिसका पूरे देश में होना चाहिए कि हमारी व्यवस्था व्यक्तिपरक होनी चाहिए कि व्यवस्था परक। अब यहाँ से पूरी संकट की शुरुआत है कि देश के हर राज्य में सरकारों का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर चलता है कि फलाने की सरकार है, फलाने की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री के नाम पे चलता है। इसी तरीके से एक टीएन शेषन आते हैं, उसी आर्टिकल 324 के तहत वो जलजला मचा देते हैं, दूसरे लोग कोई काम नहीं करते हैं। अब हमको इसमें लोकपाल के बारे में चर्चा करने की जरूरत है। लोकपाल के नाम पर पूरे देश में बड़ा आंदोलन हुआ, सरकारें बदल गईं और उसके लिए कानून बना और एक कमेटी के तहत लोकपाल का अपॉइंटमेंट भी हुआ। 2013 में उसमें कमेटी बनी, लेकिन लोकपाल का क्या असर हुआ? लोकपाल ने क्या किया? जब सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि टीएन शेषन ने पूरे सिस्टम को हिला दिया, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी निर्णय ले सकते हैं, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कभी किसी ने निर्णय लिया था तो हाईकोर्ट के जज ने लिया था। उसके बाद इमरजेंसी के बाद कितने जजेस ने एक ऐसा साहस दिखाया है कि सिस्टम के खिलाफ वो बोल सके। तो मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय संकट की बात है और इस बहस से अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन इसको बड़े स्केल पर ले जाने की जरूरत है। ठीक है उमाकांत जी, शायद यही सवाल मेरे जहन में भी था कि जो टीएन शेषन जिनका जिक्र किया गया और बहुत पुख्ता तौर पे उनका जिक्र किया गया कि वैसे इलेक्शन कमिश्नर की भारत को आज जरूरत है, तो वो ये टीएन शेषन साहब ने तो आज से कई साल पहले इसी सिस्टम के तहत काम किया। तो अब आपको एक सशक्त व्यक्ति की जरूरत है या सशक्त सिस्टम की जरूरत है? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं जो बहुत ही अहम हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इससे ये अगर टीएन शेषन को 20-25 साल बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, 5 मेंबर बेंच, वो याद कर रही है, तो कुछ तो बात है। कुछ तो बात ये है कि क्या उसमें खूबियाँ थी। इससे ये भी बात साबित होती है कि इतने साल बाद अगर उनको याद किया जा रहा है तो इसका मतलब सिस्टम में अगर कोई अच्छा आदमी है और उसकी नीयत सच में व्यवस्था को सुधारने की है और प्रक्रिया अगर आपकी खराब भी है तो वो अच्छा व्यक्ति उस गलत प्रक्रिया को ठीक कर सकता है। उसमें इतनी क्षमता हो सकती है या नैतिक बल हो सकता है या उसकी जिसको कह सकते हैं कि एक ईमानदार कोशिश हो सकती है रिफॉर्म की। अगर रिफॉर्म नहीं है तो वो अपने काम से उन चीज़ों को रिफॉर्म कर देता है, सुधार कर देता है और उस प्रक्रिया को ठीक कर देता है। दूसरी बात यह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुद्दा उठाया है वो प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मुद्दा है, प्रोसेस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनका ये सिंपल सा, उनका कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। वो जो सवाल उठा रहे हैं बहुत सिंपल सवाल है कि देखिए, इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी लोकतंत्र है, सरकार ने क्या कोई प्रक्रिया बनाई? और उनका केवल मोदी सरकार से नहीं उनका इशारा है, उनका कहना है पिछले 72 साल से ये सब क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी, देखिए संसद के प्रति सारी संस्थाओं की जवाबदेही भारत में है, उसमें निर्वाचन आयोग भी है, उसमें दूसरी जो ऑटोनमस संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाओं के तौर पर भारत में जानी जाती हैं, उनकी संसद के प्रति एक जवाबदेही होती है। तो क्या भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जो एक किस्म से दो तरह के बड़े काम हैं निर्वाचन आयोग के बाद, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना और दूसरा एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस में जो इलेक्शन होता है उसके वॉचडॉग के रूप में भी काम करना, वॉचडॉग एंड कंट्रोलर। भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम का दो जिम्मेदारियां उनके पास हैं निर्वाचन आयोग के बाद। लेकिन यहाँ यही सवाल है कि उस मुद्दे तक पहुँचने में, उस जिसको कहते हैं उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो आप साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो साधन ट्रांसपेरेंट हैं?
क्या ये सच नहीं है कि चाहे वो पिछली सरकारों का कार्यकाल रहा हो, कांग्रेस का रहा हो या मिक्स जो मिलीजुली सरकारें बनी है भारत में, उन सरकारों का जो दौर रहा, क्या ये सच नहीं है कि अपने जो चहेते ब्यूरोक्रेट्स हैं, चहेते नौकरशाह हैं, यहाँ की तक कि उनके साथ वो काम कर चुके हैं सेक्रेटरी के तौर पर, प्रधानमंत्री के कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर। अभी अगर के एम जोसेफ साहब ने जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर उन्होंने ये कहा है कि अगर याद किया है टी.एन. सेशन साहब को, तो उन्होंने कौन नहीं जानता कि टी.एन. सेशन भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, कौन नहीं जानता कि उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को सुधारने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि टी.एन. सेशन को याद इसलिए किया जा रहा है कि कुछ सवाल उन्होंने उठाए हैं, और मुझे लग रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस हड़बड़ी में, जिस जल्दबाजी में मिस्टर अरुण गोयल को उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है, वो 24 घंटे के अंदर कौन सी हड़बड़ी है, कौन सा वैल्यूएशन किया गया है कि भाई ये काबिल है या नहीं है, उस कमेटी के मिनट्स कहाँ हैं, मीटिंग कब हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री या उनके जो सलाहकार हैं, सर्वोच्च पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, वो जो चाहते हैं चुनाव आयोग में वो हो जाता है, और जो वो लोग नहीं चाहते हैं वो नहीं होता है। तो ये चूंकि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया पर चूंकि एक गंभीर सवाल उठाए गए हैं, और भारत में और दुनिया में वो सारे लोग टकटकी लगाकर इस बात को देख रहे हैं कि क्या सच में ये स्थिति सुधरेगी या वैसे ही रहेगी जैसे अब चला आ रहा है। यहाँ एक ध्यान देने की बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने मिस्टर अरुण गोयल को एज ए चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के सवाल पर कोई सवाल इसलिए ये नहीं कहा कि ये गलत है, हम इसको रद्द कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कुछ नहीं बोला उन्होंने कहा कि हम रद्द नहीं करने जा रहे, हम प्रक्रिया का सवाल उठा रहे हैं कि कौन सी उनके अंदर ऐसी जी तो ये प्रक्रिया का उन्होंने सवाल उठाया। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई गलत नहीं है, अगर उन्होंने, क्योंकि अगर व्यवस्था में कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम कहां जाते हैं, हम सीधा सर्वोच्च अदालत के पास जाते हैं कि साहब हमें न्याय चाहिए। नहीं सही, जैसा शायद विराग गुप्ता जी कह रहे थे, क्योंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने तो अभी फैसला भी सुरक्षित रख लिया है, लेकिन वो कह रहे थे कि एक बहस जो बड़ी छेड़ी है वो जरूर यहाँ पर है। सरकार से भी फाइल मांगी, सरकार ने भी अपने तर्क रख दिए हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट कितना सहमत कितना असहमत ये बात की बात है, अलग बात है, जब फैसला आएगा तो हम सब जानेंगे। आशुतोष जी, क्योंकि बात टी.एन. सेशन के इर्द गिर्द घूम रही है और वहीं से वो सारे उदाहरण निकल रहे हैं, तो उनका कहीं कोट था जो पढ़ा था, जो मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने कहा था कि मेरे पास जो चिट्ठियां आया करती थी उस पर लिखा होता था चुनाव आयोग भारत सरकार, और फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं भारत सरकार नहीं हूं। तो ये जो एक चीज है कि ये बॉडी इंडिपेंडेंट हो, ये बॉडी एक अलग तरीके से काम करे, तो वो कैसे काम करेगी? क्योंकि जिस तरीके की बात है कि नियुक्ति तो अगर उसकी जिस ढंग से हो रही है अभी तक, वो तो जो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि आप अपने पसंदीदा लोगों को नियुक्त करते हो, और ऐसा 70 सालों से हो रहा है। विपिन जी, आपके पैनल में इस वक्त उमाकांत लखेड़ा जी हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, और उमाकांत लखेड़ा जी और हमने दोनों लोगों ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को कवर किया जब टी.एन. सेशन थे, और बहुत करीब से टी.एन. सेशन को हमने देखा, उनको कार्यप्रणाली को देखा है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. सेशन के बारे में जो टिप्पणी की वो बिल्कुल सही है, सच है। और मैंने खुद एक बहुत ही यंग रिपोर्टर के नाते मैंने इस बात को महसूस किया कि टी.एन. सेशन के नाम से नेताओं के पैर कांपा करते थे। यह सच्चाई है। टी.एन. सेशन का नाम सुन के आज के बड़े बड़े नेता, उनकी टांगे कांपा करती थी और वो दहशत में आ जाते थे कि पता नहीं अब आगे टी.एन. सेशन क्या करने वाले। ये वही इलेक्शन कमीशन था जब टी.एन. सेशन के पहले जो आर.वी. पेरी शास्त्री थे, उनके बारे में कहा जाता था कि सरकार की जेब में वो रहते हैं। और तो ये प्रश्न ये उठता है कि क्या आज की तारीख में जितने चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव आयोग में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनकी वही स्टैंडिंग है जो टी.एन. सेशन के जमाने में थी? क्या चुनाव आयोग के नाम पर या चुनाव आयुक्त के नाम पर सरकार में बैठे हुए लोग और तमाम नेताओं की टांगें कांपती है कि नहीं कांपती हैं? तो जब यह परसेप्शन ये बन जाए कि चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग सरकार का पक्ष लेते हैं, सरकार जो चाहती है वो करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो बिल्कुल जायज सुनवाई है, और इसको टेक्निकल मामले में, लीगल मामले में उलझाकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, वो दरअसल पिछले दरवाजे से सरकार की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अनायास नहीं है कि पिछले दिनों पीएमओ की तरफ से एक मैसेज आता है कि आप लोग
चुनाव आयोग को यह मैसेज जाता है कि आप लोग यहां मीटिंग हो रही है, मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आइए। आप कभी सोच सकते हैं टीएन सेशन के रहते हुए कोई पीएमओ का आदमी को इस तरीके से मैसेज भेजे कि टीएन सेशन साहब आप चले आइए, आपके साथ मीटिंग करनी है। वो तो खबर लीक हो गई इसकी, उसके बाद से वो उसमें लिपापोती करने की कोशिश की गई, बट इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई? दूसरी बात, अब आप गुजरात का चुनाव उठा के देख लीजिए। इस देश के अंदर कहा जाता है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ साथ गुजरात के चुनाव का ऐलान नहीं हो सकता। काउंटिंग एक दिन होगी 8 तारीख को, लेकिन 15 दिन का गैप क्यों दिया जाता है? तो ये जो सवाल है, ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। मैं यहां पर यह प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं कि चुनाव हमारे यहां चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, चुनाव निष्पक्ष होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कहा जाता है, सीजर स्वाइप शुड बी अबव सस्पिशन। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर अगर संदेह होगा तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में लोगों की आस्था कम होगी। इसलिए अगर कहीं भी किसी भी कोने से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर या उसमें होने वाली नियुक्ति पर या जो लोग नियुक्त होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर अगर प्रश्न उठता है, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए उसमें शंका ना हो, इस नाते जरूरी है कि उस पर 10 कदम आगे बढ़ के उस शंका को दूर करने की कोशिश की जाए। इस देश के अंदर ईवीएम का सवाल उठाया गया, चुनाव आयोग ने कभी साफ तौर पर उसका जवाब नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि ईवीएम के जरिए चुनाव को रिग किया जाता है, बिल्कुल मैं कभी इसको सब्सक्राइब नहीं करता हूं, लेकिन एक सवाल था, उस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ने ठीक से देने की कोशिश नहीं की। तो ये आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूं, जी टीएन सेशन के बाद सिर्फ जिम लिंगडो के नाम को याद किया जाता है। उनके बाद के तमाम उनके पहले के तमाम मुख्य चुनाव आयुक्तों को कोई याद नहीं करता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ओपी रावत, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। ठीक है, तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल आशुतोष जी। और एक सवाल और आएगा जहन में कि 70 साल हो गए, लेकिन बहुत लेट नहीं होगा ये सवाल हमारे जहन में आता ये तो बहुत पहले से प्रणाली चल रही थी, उस पर मैं आपसे और बातचीत करूंगा अभी आगे। लेकिन मैं रावत साहब के पास फिर से जा रहा हूं एक बार। रावत साहब, 2015 की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि एक चयन समिति हो जो एक सिफारिशें दे, उसके आधार पर फिर एक इलेक्शन कमिश्नर का चयन हो, जिसमें पीएम शामिल हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो, सीजेआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। क्या वो एक बेहतर तरीका होगा, या अभी वाली प्रणाली भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसमें बेहतर कौन बता सकता है ये मैं नहीं समझ पाता। नहीं, जैसे आशुतोष कह रहे थे या बाकी पैनलिस्ट, के एक निष्पक्ष तरीका हो। अब आगे कौन कैसा काम करेगा, कैसा करेगा, उन्होंने ये भी कहा साथ में कि काम तो बहुत अच्छा ही हुआ है आज तक, आप सीधा सीधा किसी को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन एक बेहतर तरीका, एक डेमोक्रेटिक तरीका, एक ज्यादा अच्छा तरीका। हमारे सामने सभी तरह के उदाहरण हैं जी। कानून के अनुसार सिलेक्शन, कमेटी के अनुसार सिलेक्शन, सब तरह के उदाहरण हैं। और उन संस्थाओं में भी गलत लोगों का आ जाना कोई अनहोनी बात नहीं है, उनमें भी हम लोगों ने देखा है कि गलत लोगों की नियुक्ति उसमें हो गई है। तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि बेहतर क्या है, बेहतर नहीं है। लेकिन मैं यहाँ सहमत हूँ आशुतोष जी से कि संविधान में चूंकि ये लिखा हुआ है कि चयन और अपॉइंटमेंट के लिए कानून बनाया जाए, तो उसके लिए जो भी प्रयास होने चाहिए वो कार्यपालिका और संसद, जो कि हमारी सोवरेन बॉडी है, उनको उस दिशा में काम करना चाहिए। विधि आयोग की जो सिफारिशें हैं और दूसरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कहता है, उन सबको ध्यान में रख के जो भी वो डिस्पेंसेशन तैयार करते हैं उसके लिए उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। जी वर्मा साहब, अब देखिए कैसे समझे इस मामले को कि शायद हम हैं तो सारे संस्थाएं हैं और उस संस्थाओं को चलाने वाले मानव मात्र ही हैं। अब सेशन साहब आए, वो भी एक इंसान, एक समय में संस्था आपको लगा कि कितनी ताकतवर हो गई, फिर आज हमें लग रहा है कि उसमें वो बात ही नहीं है, 70 साल का पूरा पीरियड बीत गया। उसी तरह मुझे याद पड़ता है कि जो तथ्य अगर आप निकाल के पीछे देखें कि जब सेशन साहब अपनी बुलंदियों पे थे और सरकार को लग रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई ये पोस्ट, तो इंट्रोडक्शन होता है 2 और इलेक्शन कमीशंस का साथ में कमिश्नर का, ताकि फिर एक मिला जुला फैसला आए, कोई एक व्यक्ति एक फैसला ना ले पाए। उस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से उन्हें निराशा ही मिलती है। तो एक समय में सुप्रीम कोर्ट ने शायद वो
उनकी ताकत जो बढ़ चुकी थी या वो ताकत थी। अब ये अलग बात है कहना कि नहीं क्या सही फैसला होता क्या नहीं होता, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी जो दिया वो ठीक था, आज जो आएगा वो भी ठीक था, लेकिन उस समय एक देखा जाए तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ताकत को उस फैसले ने घटाया था। आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, ये बहुत कमेंडेबल बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन साहब की तारीफ की और उनको याद किया, उनके काम की सराहना की। और अभी जो एक वक्तव्य ने कहा था कि टीएन सेशन के बाद जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं कभी किसी का कोई नाम नहीं उसमें आया है या कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि टीएन सेशन ऐसे आदमी सेलेक्ट होकर के आवें और वो इलेक्शन को कंडक्ट करावें, और जिससे कि एक हर पार्टी के दिल में एक खौफ हो कि अगर कोई भी गलत काम अपनाया जाएगा तो एक माने एक्शन लिया जाएगा। तो यही सब मुद्दे जो हैं, जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है कि इस तरीके के टीएन सेशन साहब के तरीके का आदमी आए और इलेक्शन को मैनेज करे, यही सब प्रक्रिया जो है, यही सब क्वेश्चन है बिफोर दी 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड द मैटर इज बीइंग हर्ड और राइवल कंटेंशन ऑफ द पार्टीज आर बीइंग टेकन इनटू अकाउंट। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ऐसा माने प्रोसेस इवॉल्व होगा जिससे कि फिर माने वो टाइम जो टीएन सेशन साहब के टाइम का था वो उजागर होगा और अपॉइंटमेंट जो है वो एक अच्छी शक्ल लेकर के आएंगे। अब जैसे अभी एक वक्त आपने भी पेपर में पढ़ा होगा, जो इनका अरुण गोयल साहब का अपॉइंटमेंट हुआ, 24 घंटे में उनको साहब रिज़ाइन भी किया, उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट भी हो गया, उन्होंने ऑफिस भी अज्यूम कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो व्हाट इज़ दिस? मैंने दिस इंडिकेट्स समथिंग एब्सोल्युटली फिशी इन द मैटर, इट अपीयर्स सो। अब नाउ ये प्रोसेस, ये जो तरीक़ा है अपॉइंटमेंट का, वेदर दिस शुड बी सस्टेन दिस, जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा कि साहब जो हम प्रक्रिया अभी तक अपना रहे थे उसमें कभी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने ये नहीं क्वेश्चन किया कि अनक्वालिफाइड आदमी अपॉइंट हुआ, किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि दिस पर्सन वाज नॉट एंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। देयरफॉर the matter since is being sorted out by the Supreme Court, therefore हमें पूरी उम्मीद है कि एक ऐसा प्रोसेस निकल के आएगा जिससे कि इन सच इम्पॉर्टेंट मैटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ सच इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, ये कहीं न कहीं लेकर के और हमारे डेमोक्रेसी को, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को, इसको आगे बढ़ाएगा और इसमें इलेक्शन प्रोसेस में भी पारदर्शिता आएगी और सब अब कायदे से चलना चाहिए। जी, तो विराग जी कैसे समझे इसको? दो पहलू, एक तो ये कि आप अभी जो चर्चा निकली कि ठीक है सेशन साहब का एक अलग व्यक्तित्व था, उन्होंने बहुत रिवॉल्यूशनरी काम किया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनके उपरांत जो काम हुए वहां पर सब कुछ गलत ही हो गया। अब एक ये बात है कि एक सिस्टम आपको चाहिए, लेकिन फिर ये सिस्टम आपको इतना लेट याद क्यों आ रहा है? आज 70 साल बीत गए, कि ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि सिस्टम होना चाहिए था, अपने हिसाब से चीजें चल रही थी, और अगर नहीं हुआ और ऐसा कुछ बहुत खराब भी नहीं हो गया तो फिर आज अचानक इसकी इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? देखिए, कुछ बातें को तथ्यगत तौर पर समझने की ज़रूरत है कि पिछले 26 सालों में 15 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए और 24 सालों में 22 चीफ जस्टिस हुए। क्योंकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अभी आशुतोष जी ईवीएम की बात कर रहे थे, तो ईवीएम का मामला सिर्फ चुनाव आयोग का तो नहीं है ना, ईवीएम का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, जिसको हम बहुत सबसे ज़्यादा निष्पक्ष मानते हैं। तो प्रश्न वहाँ पर आता है कि पैनल से सिलेक्शन होने से, प्रोसीजर होने से एक उम्मीद बनती है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं इस पूरी बहस का समर्थक हूं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए नियुक्ति की, और लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। लेकिन इस बहस को व्यक्ति परक की बजाय व्यवस्था परक रखने की जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति परक बहस होने से, हम इसके आशुतोष जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, व्यक्ति परक बहस होने से अधिनायकवाद के खतरे हैं।
और व्यवस्था परक होने से जवाबदेही बनती है, जो लोकतंत्र में सबसे जरूरी है। बार बार टीएन शेषन की बात आती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं जिनको लोग याद करते हैं? जस्टिस खन्ना, जस्टिस भगवती के बाद कितने लोगों को याद किया जाता है? तो क्या सारे लोग सब बेकार हो गए हैं? इसलिए जो ये हीरोइज्म की जो बात है, मैं नायकवाद को फिल्मों के लिए अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र के लिहाज से कई बार वो खतरनाक हो सकता है। पैनल से सिलेक्शन होने से कई बार पदों की बंदरबाट होती है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले लोग, उच्च वैल्यू सिस्टम वाले लोग नहीं मिलते हैं। और अच्छा काम करने के लिए कानून में बदलाव की नहीं, अच्छी नीयत की जरूरत होती है। एक अच्छा दरोगा आता है, उसी सिस्टम को ठीक कर देता है, दूसरा दरोगा भ्रष्टाचार करता है। एक कप्तान जिले में सख्ती कर देता है, दूसरा कप्तान नहीं करता है। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हमको अच्छे लोगों की जरूरत है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के साथ यस मैन नहीं बने। ये एक बात है। दूसरी बात जो है कि रूल ऑफ लॉ में हमको किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बड़े पदों में बैठे लोग हैं उनको बहुत तनख्वाह पेंशन मिलती है, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको पोस्ट रिटायरमेंट के बारे में कोई बैन नहीं है कि कोई काम नहीं करेंगे। जजेस के बारे में बैन है, फिर भी आर्बिट्रेशन और सारी चीज़ों को करते हैं। तो ये जो पोस्ट रिटायरमेंट के भी जो बेनिफिट्स की वजह से लोग अपने पदों के साथ न्याय नहीं करते हैं। और तीसरी बात जो मैंने बोली थी, फिर आता हूं कि लोकपाल नाम की संस्था को एक जादू का पिटारा माना गया था, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं हुआ। और चौथी बात, देश में विधि आयोग है और इस पर कितनी चर्चा हुई है कि 2.5 साल तक विधि आयोग में चेयरमैन और मेंबर्स नहीं रहे। आज हम चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बोलें, चाहे इसमें कानून बनाने की बात बोलें, जिस हम लॉ कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, और जब 4 महीने का टेन्योर बचा तो लॉ कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति हो रही है, और वो भी मनमाने तरीके से हो रही है। लेकिन जब लॉ कमीशन में अचानक ही नियुक्ति होती है, उसमें तो कोई हल्ला नहीं होता है, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड एजेंडा दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। इसलिए हमें जरूरत, मुझे लगता है, कानूनी प्रक्रिया, संस्थागत प्रक्रिया, जवाबदेह प्रक्रिया और अच्छे गुणों वाले व्यक्तियों का चयन करना ये ज़्यादा जरूरी है। तभी लोकतंत्र और चुनाव आयोग सभी में सुधार बढ़ेगा। ठीक, चलिए, तो एक प्रक्रिया की जरूरत है, और वही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि एक बेहतर प्रक्रिया लेकर आइए, एक पारदर्शी प्रक्रिया लेकर आइए, एक ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रक्रिया लेकर आइए और फिर चुनाव कीजिए, ताकि लोगों का जो विश्वास है लोकतंत्र में ज्यादा बड़े और निष्पक्ष होता हुआ दिखाई दे। लेकिन चूंकि अब ये बहस तो छिड़ी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रखा है। आगे क्या फैसला आएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या एक सही जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसे सरकार के ऊपर वो मान्य होगा, कार्यपालिका के ऊपर वो मान्य होगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पर न्यायपालिका वर्सेस कार्यपालिका की बातें आ जाती हैं। कोलिजियम वाला रिवर्स एग्जाम्पल भी अभी सामने आया कि जब सरकार ने सवाल उठाया तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं माना। तो क्या ये फिर से एक तनातनी सी दिखाई देगी? एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ इन बिंदुओं पे भी नजर डालेंगे। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कि किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो रही है, सुनवाई हो रही है, एक संविधान बेंच इस पूरे मामले को सुन रही है। अब मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की अरुण गोयल साहब की नियुक्ति पर भी यहाँ सवाल उठे और एक तल्ख टिप्पणियों का दौर आया जो सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आगे देखना होगा कि अपने फैसले में किस तरह के डायरेक्टिव्स देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्वस्थ बहस जरूर छिड़ी हुई है और अच्छी बातचीत हो रही है। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी सारी बातचीत की, लेकिन उमाकांत जी, अब जब सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, जो अटॉर्नी जनरल वेंकट रमाणी जी का जवाब है, उन्होंने भी यही कहा कि सब कुछ जो है वो 1991 के कानून के तहत ही किया गया है, कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है और अदालत को हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं दिखती है। मतलब एकदम साफ उनका मैसेज था। अब फैसला क्या आएगा क्या नहीं आएगा एक अलग बात है, लेकिन क्या एक बार फिर ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो है वो टक्कर या मतभेद होता हुआ या तनातनी होती हुई दिखाई देगी? देखिए, अगर मुझे लग रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका या विधायिका, जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी उसके पिलर्स हैं हमारे सिस्टम के, अगर उनके बीच में तनातनी, टकराहट अगर देश के लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए हो रही है, एक प्रक्रिया, स्वस्थ प्रक्रिया अपनाने के लिए हो रही है,
तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की टकराहट के अच्छे परिणाम निकलते हैं, और इस तरह की टकराहट अगर समय समय पर हो इस देश में तो वो देश के लोकतंत्र को स्वस्थ बनाएगी। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा प्रक्रिया है और उन्होंने जो आदेश को रिजर्व किया है, उसके बारे में मैं एक बिंदु ये कहना चाहूँगा कि क्या ये बात सही नहीं है सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई है कि आप इसको वाइडर बनाइए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको वाइडर बनाइए, उसको ट्रांसपेरेंट बनाइए, और जो भी व्यक्ति इन संवेदनशील पदों पर, इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठते हैं, उन पदों को में अगर जो कोलिजियम सिस्टम है एट पार विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो कोलिजियम सिस्टम का अगर आप विस्तार करते हैं और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का कहीं कोई से नहीं होती है, आप इनको क्यों नहीं आप शामिल करते? और अगर सुप्रीम कोर्ट की भी अगर निगरानी में ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सवाल उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे इंटरेस्टिंग बात ये ऐसा लग रहा है, ऐसा मैसेज है पब्लिक में कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कोई सो मोटो लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई सो मोटो नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट एक पेंडिंग याचिका, एक लंबित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसको उन्होंने आज रिजर्व रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इस तरह की प्रक्रियागत जो भी चीजें आएंगी तो सुप्रीम कोर्ट की एक मॉरल जिम्मेदारी है, सर्वोच्च अदालत की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उस याचिका को डिस्पोज ऑफ करे, और उस याचिका में जितने भी पक्षकार हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो भारत की संसद हो, कोई भी हो, या राज्य सरकारें हो, उनको पार्टी पर उनके विचार पूछे। तो जो वेंकट रमनी साहब जो सरकार की तरफ से जो एजी जो बहस में जो उन्होंने, उनकी बहस का निचोड़ ये है कि स्टेटस को शुड बी मेंटेन्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेटस को तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कानून इस देश में हैं, जिसमें इतने संशोधन भारत के संसद में हमने देखे, इतने संशोधन हुए हैं, वो वक्त के साथ साथ हो सकता है कि आज के पहले ऐसी प्रक्रिया की जरूरत ना पड़ी हो, लेकिन आज जरूरत पड़ रही है। आज इसलिए जरूरत पड़ी है कि तमाम तरह के जो सवाल हैं, जो लोग सरकार का हिस्सा नहीं है, जो लोग सरकार को सवाल पूछ रहे हैं, हम जैसे लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं, उनके दिमाग में, और जुडिशरी भी सवाल पूछ रही है, उनको ये जानने का अधिकार है, ये सवाल पूछने का अधिकार है। और वही अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का भी सवाल पूछने का, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो सरकारें 10 साल 20 साल पहले ही उनको सवाल कौन पूछ के कोई फायदा नहीं है। सवाल पूछा अगर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ द डे को पूछा है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे को ओपन हार्टेडली इस सजेशन को मानना चाहिए कि ठीक है, अगर आप व्यवस्था को, सिस्टम को, इलेक्शन प्रणाली में सुधार के लिए, हालांकि सुधार केवल इससे नहीं होना है, सुधार की तो दूसरी बात है। आप ये बताइए कि सर्वोच्च जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयोग है या इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन बॉन्ड पर जो इस समय भारत की चुनावी प्रणाली को सबसे ज्यादा करप्ट कर रहा है, वो इलेक्शन बॉन्ड, आपके पास 200 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है, आप संसद मार्ग की स्टेट बैंक में जाइए, आप बॉन्ड खरीदिए और सत्ताधारी पार्टी को दान दे दीजिए, और अपोजिशन को आप एक टॉफी पकड़ा दीजिए, और सारा, और उसका ऐसा कानून बना दिया कि आप उसमें सवाल ही नहीं पूछ सकते, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। और सत्ताधारी, जो भी सत्ताधारी पार्टी हो, मुझे लग रहा है कि आज ये जो पार्टी सत्ता में है, कल ये विपक्ष में रहेंगे, और इनसे ज्यादा क्रूर पार्टी कोई भारत में आएगी तो क्या होगा? वो इनसे भी, अगर आप सिस्टम को नहीं बनाएंगे, प्रक्रिया को ठीक नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वो सरकार इनसे भी ज्यादा निरंकुश साबित हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन रिफॉर्म और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट का जो मुद्दा है, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स का भी पार्ट है। क्योंकि अगर आप ऊपर से सीधे करेंगे, गंगा अगर गंगोत्री से आप शुद्ध करेंगे तो नीचे भी वो शुद्ध होगी, और ऊपर अगर गंदगी होगी, ऊपर गलत फैसले वाले लोग बैठेंगे, तो निश्चित रूप से वो जमीन पर जो गंगा बनारस, पटना और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, वहां शुद्धता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ठीक है आशुतोष जी, अब
और भी संस्थाएं हैं जहां पर अपॉइंटमेंट जो है वो एक तरह के कॉलेजियम सिस्टम में होता है, जहां नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं, दूसरे लोग भी शामिल होते हैं। शायद सीबीआई के डायरेक्टर की भी पोस्ट ऐसी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या सिर्फ ऐसी प्रक्रिया बना देने से ये सुनिश्चित होगा कि कोई बहुत सशक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हमें मिलेगा जो कोर्ट की टिप्पणियां मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूं कि ऐसा हो और वैसा हो और यस मैन ना हो, या फिर आपको उसको सशक्त करने के लिए वैसे प्रावधान, वैसे कानून, वैसी सुरक्षा देनी होगी? विपिन, हम इस देश के अंदर बार बार कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है, हमें इस पर गर्व, हमें इस लोकतंत्र पर गर्व है, पर क्या ये इवॉल्व लोकतंत्र है? क्या अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप जब बन के आते हैं तो वहां पे आप देखिए वहां इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, चाहे वहां स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हो, उन लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया? उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के जो निरंकुश फैसले थे उसका विरोध किया, और न केवल विरोध किया बल्कि प्रतिरोध भी दिखाया उन्होंने, और स्पष्ट तौर पर दिखाया। वो जनता के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति थे, लेकिन वहां पर संस्थाओं ने यह साबित किया कि उनके रीढ़ की हड्डियां हैं, और यह तभी संभव होता है जब डेमोक्रेसी इवॉल्व लेवल पे होती है। हमारे यहां जब कोई बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर आता है तो सारी संस्थाएं दंडवत हो जाती हैं। अभी पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती का बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन इन्हीं पीएन भगवती ने क्या जब इमरजेंसी के दौरान जब ये जरूरत थी कि फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़े होने की, एक आम सिटीजन के साथ खड़े होने की, तो क्या खड़े हुए थे? क्या वो आपकी काबिलियत का देश क्या करेगा? जब देश को आपको जरूरत थी, जब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, जब सिटीजन्स के साथ प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, जब देश के प्रधानमंत्री के साथ सीना तान करके जुडिशरी को खड़े होने की जरूरत थी, तब तो जुडिशरी ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए थे ना। तो हमारे यहां संस्थाएं हैं, लेकिन हमारे यहां संस्थाएं व्यक्तियों की मोहताज हैं। मिसेस गांधी के जमाने में क्या पार्लियामेंट काम कर रही थी? क्या मिसेस गांधी ही पार्लियामेंट थी? आज की तारीख में बिल्कुल वही स्थिति है। जो चीज प्रधानमंत्री जी चाहते हैं पार्लियामेंट उसको 100% एंडोर्स कर देती है। जजेस की बेंच का नाम आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके का फैसला वहां आएगा। तो जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं काम कर रही है। हाँ, कुछ बेंच हैं जो अभी भी अपने आप को बचाए रखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को बचाए। अशोक लवासा जी के साथ क्या हुआ? वो जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर जो फैसले करने थे, उसमें उन्होंने एक डाइसेंट नोट दिया, 2-1 से फैसला हुआ। उन्होंने कहा भाई जो बात मैंने कही है वो फैसले में आनी चाहिए, और उसको लेकर फिर उसके बाद क्या हुआ? उनके पत्नी के हाथ छापे पड़े, उनके बेटे के हाथ छापे पड़े, सब छापे पड़े, और अंत में ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि लवासा साहब को मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनने दिया गया, उनको इस्तीफा देकर एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट जाके बन गए। क्या इस देश में किसी दूसरे संस्थाओं ने इस खड़े हुए? क्या लवासा के साथ, अशोक लवासा जी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो यह सवाल इस बात को लेकर यह कि आप प्रोसीजर बना दीजिए। सीबीआई का प्रोसीजर विनीत नारायण के फैसले के बाद बन गया है, उसमें तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन आप देख लीजिए किस तरीके का अपॉइंटमेंट वहां पे हो पा रहे हैं। तो टीएन सेशन इसलिए खड़े हो पाए क्योंकि टीएन सेशन उसी व्यवस्था से निकले हुए थे, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत थी। और इस देश में अगर किसी एक शख्स को अगर भारत रत्न मिलना चाहिए तो उनका नाम है टीएन सेशन। टीएन सेशन के पहले इस देश में चुनाव क्या होते थे, किस तरीके से मतपेटियां लूटी जाती थी, किस तरीके से हिंसा होती थी, किस तरीके से 20-25 लोगों की मौतें होती थी, उनके आने के बाद उन्होंने जो सिस्टम पैदा किया वो स्थितियां बेहतर हुई। आज हत्याएं नहीं होती, आज मतपेटियां नहीं लूटी जाती। लेकिन हम टीएन सेशन को सिर्फ उनके नाम पे वोट नहीं मिलता, इसलिए उनको भारत रत्न नहीं मिलता। तो ये जो सवाल इस बात को ये कि आज हमारी डेमोक्रेसी पर प्रश्न चिन्ह है, और ये प्रश्न चिन्ह तब तक रहेगा जब तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को कहेगा कि आप आके मीटिंग में शामिल हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, मैं वर्मा जी शायद कुछ कहना चाहते हैं, हालांकि बाद में, अगर आशुतोष जी मैं गलत नहीं हूं, टीएन सेशन साहब ने शायद 2009 या 10 के आसपास चुनाव भी लड़ा कांग्रेस के टिकट पे गांधीनगर से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी बात को काटने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं। ये दरअसल ये एक तरीका होता है किसी व्यक्ति को डिस्क्रेडिट करने का कि उन्होंने चुनाव लड़ा। सवाल ये कि जिस पोस्ट पर ये थे उस पोस्ट के साथ उन्होंने न्याय किया या न्याय नहीं किया। नहीं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो है ही नहीं। वो तो है कि उनसे कोई सशक्त नहीं, उनसे तो कोई सशक्त हुआ ही नहीं इलेक्शन कमिश्नर। वो तो हम शुरू से बात कर रहे हैं, पूरी बहस ही उनके इर्द गिर्द चली। आशुतोष जी, एक मेरी बात,
जी। टीएन सेशन का इवेल्युएशन इस बात को लेकर होना चाहिए कि देश के लोकतंत्र को मुख्य चुनाव आयुक्त होते हुए उन्होंने मजबूत किया या कमजोर किया। वो चुनाव लड़े, एमएस गिल साहब तो जाके मंत्री भी बने, बिल्कुल बिल्कुल मंत्री भी बने वो तो। हाँ नहीं, मैंने उस संदर्भ में बात कही भी नहीं थी। खैर, वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। सर, आपने हाथ उठाया था कुछ बात रखने के लिए। जस्टिस एन वर्मा। विपिन जी। जी मैं आ रहा हूं, विराग जी आपके पास भी आ रहा हूं। विपिन जी मैंने हाथ उठाया। वो फ्रीज हो गया। नहीं, सर ने भी उठाया था, ठीक है। मैं आपके पास तो विराग जी आ ही रहा था। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्या वो जो भी फैसला देंगे वो बाध्य होगा सरकार पर? अगर वो कहते हैं कि आप ऐसा कोलिजन बनाइए, ऐसी प्रक्रिया बनाइए और यही कीजिए और इसी तरह से अपॉइंटमेंट होने चाहिए। देखिए, संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाध्यकारी होता है और देश की सभी न्यायालयों के लिए कानून के तौर पे काम करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं, सैकड़ों फैसले हैं, वो चाहे पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में, जिसमें सरकार ने कोई कानूनी सुधार नहीं किए। तो इस मामले में भी निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक सख्त फैसला आएगा, तल्ख टिप्पणियां होंगी और हो सकता है उसमें गाइडलाइंस हो सकता है उसमें अल्टरनेट मैकेनिज्म हो, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के तहत, उसके तहत कानूनी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार और संसद की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला, जैसे प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का फैसला आया था और उसके बावजूद 5 साल से सरकार ने उसमें कानून नहीं बनाया, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। दो और बातें, लखेड़ा साहब ने जिस टकराहट की, स्वस्थ टकराहट की बात की है, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। आशुतोष जी ने सेकेंड राउंड में जिस जागरूक लोकतंत्र की बात की है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन अमेरिका के उदाहरण से समझने की जरूरत है कि अमेरिका में न्यायपालिका ने कभी भी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा किया। अमेरिका में मीडिया वहां पर स्वतंत्र है और अमेरिका में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर नहीं है। तो यहां पर जागरूक लोकतंत्र बनाने के लिए चुनावी व्यवस्था स्वस्थ करने के साथ जागरूकता पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कलेक्टर, एसपी, सेक्रेटरी, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ये सारे लोग व्यक्तियों की बजाय कानून के तहत काम करें, रूल ऑफ लॉ, तभी सक्सेस होगा, तभी संवैधानिक व्यवस्था सफल होगी। वर्मा जी, क्योंकि आपका कनेक्शन कट गया था, समय मेरे पास कम रह गया, आप कुछ बात कहना चाह रहे थे, अगर आप क्विकली कह पाए। एन वर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन क्या आपका? नहीं, आप कुछ हाथ उठा के कहना चाह रहे थे सर, मैं आपकी वो टिप्पणी लेना चाह रहा था, लेकिन अब तो बात काफी आगे बढ़ गई क्योंकि कनेक्शन काफी देर कट रहा। चलिए, मेरा समय भी अब समाप्त होने जा रहा है। ओपी रावत साहब, आखिरी सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरी बहस यही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं कि पूरा एक रिफॉर्म हो, यहां पर एक इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनके साथ 2 इलेक्शन कमीशन और पूरा इलेक्शन कमीशन जो हुआ, वो एक ऐसी स्वतंत्र बॉडी बने जो निष्पक्ष रूप से किसी भी सरकार से ऊपर उठ के काम करे। अगर ये होना है तो उसके लिए कौन से रिफॉर्म्स हैं जो तुरंत होने चाहिए आपकी नजर? जितने भी अभी एग्जाम्पलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, वो सब इसी वर्तमान प्रक्रिया के थ्रू ही रहे हैं। सुकुमार सेन से शुरू करके, जिन्होंने पार्टीशन के समय जब लोगों के एड्रेस नहीं से 17 करोड़ की वोटर लिस्ट बना के पहला इलेक्शन डिलीवर किया, इलिटरेसी की वजह से मल्टीपल बैलेट बॉक्स, जितने कैंडिडेट होते थे उतने बैलेट बॉक्स पे चुनाव कराया। तो वहां से लेके आज तक जितने भी सीईसी और ईसी हुए हैं, उन्होंने पूरी सक्षमता के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन किया और फ्री फेयर चुनाव डिलीवर किया। राजनीतिक नेताओं के पांव कांपे, ये टेस्ट नहीं हो सकता किसी भी संवैधानिक संस्था का, कि उस संस्था से इतने डर जाएं लोग कि उनके पैर कांपने लगे। ये किसी भी स्वतंत्र देश की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए, जो संविधान ने अपेक्षित किया है कि ऐसा कानून बनाया जाए, उस दिशा में प्रयास जरूर होना चाहिए। तो कोई आपके सुझाव सर उसके लिए? जी, मैंने कहा आपका कोई सुझाव उसके लिए, कैसे वो मजबूत प्रक्रिया बनेगी? ये पार्लियामेंट सोवरेन है, वो तय करेगी कि क्या बनना है। चलिए, क्योंकि मेरा समय आशुतोष जी अब बिल्कुल ही समाप्त हो गया। आज तो 10 सेकंड, ठीक है, कर दीजिए। देखिए, ये जो एक व्यवस्था इस देश के अंदर है कि सारे संवैधानिक पदों पर सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही बैठेंगे और उनसे ज्यादा काबिल और कहीं नहीं है, ये खत्म होनी चाहिए।
बहुत सारे लोग ये ब्यूरोक्रेसी के बाद सरकार के बारे में बहुत ही काबिल लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, उनके लिए भी रास्ता खुलना चाहिए। हर पोस्ट या तो आप जुडिशरी के लोगों के पास जाती है या आईएएस आईपीएस ऑफिसर के पास जाती है। यह प्रक्रिया इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। ठीक है सर, अब क्योंकि लवासा जी, मैं माफ कीजिए, लखेड़ा जी माफी चाहूंगा सर, समय मेरा 10 सेकंड ले लीजिए, लेकिन समय पूरा समाप्त है। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश में ये बहुत सर्वमान्य चीज हो गई है कि जो गरीब आदमी है, अगर वो काबिल भी है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि चुनाव को आपने इतना महंगा कर दिया है। क्या चुनाव को सस्ता करने आम आदमी चुनाव लड़ सके? राजनीतिक छोटे दल जिनके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ सके, क्या ऐसा हो सकता है? ये जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। तो कुल मिला के चुनाव आयोग बेहतर हो, सशक्त हो, इंडिपेंडेंट हो, वहां पर जो व्यक्ति बैठे वो भी स्वतंत्रता से काम करे, मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें की है, फैसला इंतजार रहेगा कि वो क्या देते हैं, किस तरीके से उसके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। लेकिन जैसा यहाँ पर विराग गुप्ता जी ने कहा था कि कम से कम एक स्वस्थ बहस हम यहाँ जरूर कर रहे हैं, और आज मुझे उम्मीद है कि हम वो बात यहाँ पर कर पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।